गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज प्रोटोजोआ के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे सिनेप्टो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और रेफरेंस। तो क्लासिफिकेशन हमारा टॉपिक ही है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। इसके अंतर्गत विगत क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टर्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सिनेप्टो क्लासिफिकेशन से। जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, सिनेप्टो क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का वह स्वरूप जो इस तरह से एक चार्ट के फॉर्म में लिखा हो उसे हम क्या कहेंगे, सिनेप्टो क्लासिफिकेशन। तो यह जो चार्ट है ये हमें बताता है यहाँ पर सिनेप्टो क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब तो हम इसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप यहाँ ज़रा ध्यान दें। फाइलम प्रोटोजोआ, ये रहा फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ को हम दो सब फाइलम में बांटेंगे, एक प्लाज्मोड्रोमा और दूसरा सीलियोफोरा। आपको ये चीज़ ध्यान होगी कि संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण गमनांगों के आधार पर है, जिसे एल.एच. हाइमन ने 1940 में प्रपोज किया। अब इस प्रकार इस संघ में अगर हम हाइमन को फॉलो करते हैं तो यह हमारा सिनेप्टो क्लासिफिकेशन होता है कि संघ फाइलम दो उपफाइलम में बटा, है ना। एक प्लाज्मोड्रोमा और दूसरा सीलियोफोरा। सीलियोफोरा और प्लाज्मोड्रोमा ये सब फाइलम पुनः क्लासीफाई किए गए। तो ये यहाँ पे जो आ रहे हैं ये क्या रहे हैं, ये इसकी क्लासेस, है ना। तो आप ये देखिए कि हमें यहाँ पर कितनी क्लासेस दिखाई दे रही हैं। प्लाज्मोड्रोमा में हमें 4 क्लासेस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सार्कोडीना, मैस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ और ओपेलिनेटा। और एक क्लास है सीलियोफोरा में, उस क्लास का नाम है सिलिएटा। तो कुल यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हुई, ये देखिए। तो ये तो यहाँ पर है सब फाइलम, है ना। और यहाँ पर ये वाली जो रो है, ये रो ये हमें दिखाएगी क्लासेस, है ना। तो आप यहाँ देखिए क्लासेस कितनी हो रही हैं, 5। अब ये जो क्लासेस हैं ये फर्दर डिवाइडेड हैं। इसको समझने के लिए हमें इन पे भी ध्यान देना होगा, जैसे राइजोपोडा, एक्टिनोपोडा, जूमेस्टिगोफोरा, फाइटोमेस्टिगोफोरा। वापस से एक बार पीछे चलिए। सार्कोडीना को हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं, एक राइजोपोडा, दूसरा एक्टिनोपोडा। मेस्टिगोफोरा को फिर हम बांटते हैं जूमेस्टिगोफोरा और फाइटोमेस्टिगोफोरा। स्पोरोजोन्स जितने हैं इन्हें हम 4 भागों में बांटते हैं, एक टीलोस्पोरिडिया, दूसरा नीडोस्पोरिडिया, तीसरा एनिडोस्पोरिडिया और पायरोप्लाज्मिया, है ना। तो इस प्रकार गौर कीजिए। संघ हम वापस एक बार पीछे चलते हैं, अर्थात हम आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को 2 सब फाइलम में बांटा, एक प्लाज्मोड्रोमा और दूसरा सीलियोफोरा। सीलियोफोरा को एक ही में बांटेंगे, एक ही वर्ग सिलिएटा। और प्लाज्मोड्रोमा को हम बांटेंगे 4 क्लासेस में, सार्कोडीना, मैस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ और ओपेलिनेटा। और आगे चलते हैं। सार्कोडीना को पुनः
अब हम विभक्त करते हैं राइजोपोडा एक्टिनोपोडा में। मेस्टिगोफोरा को हम विभक्त करने जा रहे हैं जूमेस्टिगोफोरा और फाइटोमेस्टिगोफोरा। स्पोरोजोआ को टीलोस्पोरिडिया, नीडोस्पोरिडिया, एनिडोस्पोरिडिया और पायरोप्लाज्मिया, ठीक है। और सिलिएटा को हम बांटते हैं पुनः 4 भागों में, वो है होलोट्राइका, पेरिट्राइका, स्पाइरोट्राइका और सक्टोरिया। तो इस तरह से जो हम चार्ट बनाकर वर्गीकरण कर रहे हैं, इस तरह का वर्गीकरण कहलाता है सिनेप्टो क्लासिफिकेशन। अभी ध्यान दें, इसमें यहाँ पर आगे एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं, वो इसलिए कि इसके जस्ट बाद हमें पढ़ना है इसका डिटेल वर्गीकरण। तो अब हम चलते हैं इसके फर्दर डिवीज़न पर। इसको एक ब्रीफ में ही देखेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा और यहाँ पर सीलियोफोरा, ये इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्लाइड में, जो हम ऑलरेडी उधर भी देख चुके हैं। अब हम आते हैं इसके डिटेल वर्गीकरण पे। तो आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा फाइलम प्रोटोजोआ, उसके 2 भाग किए, एक प्लाज्मोड्रोमा और दूसरा सीलियोफोरा। प्लाज्मोड्रोमा को हमने बांटा था सार्कोडीना, मेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ और ओपेलिनेटा में। तो अब हम पढ़ रहे हैं उसी में से सार्कोडीना, ठीक है। तो सार्कोडीना के जितने भी एनिमलक्यूल हैं, ये उनके मेन लक्षण होते हैं, जैसे एमीबॉइड फॉर्म इनमें अधिकांश में मिलती है। इनका न्यूट्रिशन होलोजोइक या सेप्रोजोइक अर्थात प्राणीसम और मृतोपजीवी प्रकार का हो सकता है। इनके शरीर पर शेल हो भी सकते हैं, टेस्ट भी पाई जा सकती है, या इनके शरीर बिना किसी प्रकार के आवरण के भी हो सकते हैं। इनमें मुख्यतः जो स्यूडोपोडिया हैं वे गमनांग होते हैं और जो गमन और भोजन पकड़ने में सहयोगी होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल की अधिकांश अवस्था इसी एमीबॉइड स्वरूप की होती है। इनमें स्पोर्स नहीं पाए जाते और कॉन्जुगेशन भी नहीं मिलता। इसके अधिकांश एग्जाम्पल या इसके अधिकांश प्राणी जो होते हैं वे स्वतंत्र जीवी होते हैं, फ्री लिविंग, है ना। अब सार्कोडीना को पुनः हम 2 भाग में विभक्त करते हैं। वैसे तो अगर आप उस सिनेप्टो क्लासिफिकेशन पे जाएं तो हमने वहाँ क्या किया है, पूरा वर्गीकरण है जो आपको ध्यान में है। अब सार्कोडीना के 2 भाग, एक राइजोपोडा, दूसरा एक्टिनोपोडा। तो यह स्लाइड जो आपको दिखा रही है, इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है राइजोपोडा। तो राइजोपोडा पे गौर कीजिए, है ना। यह भी ग्रीक वर्ड से बना है। राइजी मीन्स रूट, पोडा मीन्स फूट। तो इस प्रकार, और वैसे आपने सुना भी होगा राइजोम, मूल रोम, है ना। अर्थात इन प्राणियों के जो सूडोपोडिया होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, राइजोपोड्स हैं। अर्थात जैसे ये अवस्थाएं, इनकी जो अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की होती हैं, क्रीपिंग। क्यों? क्योंकि इनमें स्यूडोपोडिया हैं। इनके स्यूडोपोडिया जो हैं वो लोबोपोडिया हो सकते हैं, फिलोपोडिया हो सकते हैं,
लेकिन कभी भी एक्सोपोडिया नहीं होते हैं, है ना। ये विशेषता है किसकी? राइजोपोडा की। राइजोपोडा में लोबोपोडिया पाए जा सकते हैं, फिलीपोडिया पाए जा सकते हैं, लेकिन एक्सोपोडिया नहीं पाए जाते। आपने अमीबा देखा होगा, है ना। अमीबा में इस प्रकार की जो संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं, ये देखिए, इसमें ये यहाँ पर ये इनका एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म का विभेदन, और उसके अतिरिक्त अभी जिस बिंदु के तहत हम इसे पढ़ने जा रहे हैं वो है इसकी ये संरचनाएं, है ना। इसकी ये संरचनाएं, इसके स्यूडोपोडिया लोबोपोडिया जैसे होते हैं, है ना। इसमें यहाँ केंद्रक होगा, बाकी के अन्य सभी हैं, लेकिन अभी हमने किसे हाईलाइट किया है? इसकी इन संरचनाओं को, जो कि हैं स्यूडोपोडिया, है ना। और जो इसके स्यूडोपोडिया हैं वे किस प्रकार के हैं? इसके स्यूडोपोडिया लोबोपोडिया जैसे दिखाई देते हैं। तो इस स्यूडोपोडिया की सहायता से, अगर एक है तो स्यूडोपोडियम है, अनेक हैं तो स्यूडोपोडिया है। तो इसमें अर्थात राइजोपोडा में मुख्य गमनांग क्या हुए? स्यूडोपोडिया। स्पष्ट। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टर पे। तो पहला कैरेक्टर इसका क्लियर हुआ कि हम इसको राइजोपोडा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसके स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो लोबोपोडिया या फिलीपोडिया के रूप में हमें दिख सकते हैं। अभी जो मैंने आपको चित्र अमीबा का बताया था उसमें हमें लोबोपोडिया दिखाई देते हैं, लेकिन इस ग्रुप में कभी भी एक्सोपोडिया नहीं पाए जाएंगे, है ना। ये यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है। अब इस क्लास के मेंबर्स जो हैं, इस सब क्लास के मेंबर्स जो हैं वो अधिकांश यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म स्पष्टतः विभेदित होता है, जैसा कि देखिए इसमें बनाया है। इसमें यहाँ पर बाहर वाला एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला एंडोप्लाज्म और केंद्रक एक, है ना। तो वो लक्षण जो हम वहाँ देख रहे हैं कि ये एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में विभेदित होते हैं, है ना। इनके अंदर केंद्रक सामान्यतः एक होता है ना। यूनिन्यूक्लिएट स्टेज होती है। परिचित एग्जाम्पल अमीबा और अन्य एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, आप इनको देखिएगा। ये कुछ इलेक्ट्रोफोटोग्राफ्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रो फोटोग्राफी से लिए हुए हैं। ये एंटमीबा का है, ये अमीबा का है ना, ये ग्लोबेल का है। ये वाले जो कुछ हैं ये अन्य, जिसमें हमें यहाँ पर फिलोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अमीबा में लोबोपोडिया है ना, ये यहाँ पे कुछ जो होते हैं उनमें हमें इसके ये फिलोपोडिया जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं एक्टिनोपोडा। अभी हमने पढ़ा राइजोपोडा, अब हम पढ़ रहे हैं सब क्लास एक्टिनोपोडा। एक्टिनोपोडा सब क्लास में जो स्यूडोपोडिया हैं वे मुख्यतः एक्सोपोडिया हैं। अब यहाँ गौर कीजिए कि एक्सोपोडिया के अंदर एक एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से, इस एक्सियल फिलामेंट की उपस्थिति के कारण इसके जो स्यूडोपोडिया हैं वो लगभग स्थायी से हो जाते हैं, जबकि लोबोपोडिया के जो कूटपाद हैं वे अस्थायी हैं, है ना। तो एक ये विभेदन भी यहाँ पर
आप गौर कीजिए। अब ये जो हैं ये सामान्यतः सेसाइल और फ्लोटिंग फॉर्म्स हैं। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रकार का मिल सकता है। इसके एग्जाम्पल्स में चूँकि ये एक्टिनोपोडा है तो आप यहाँ पर एक्टिनोफ्रिस, थैलेसिकोला भी है, लेकिन ये चूँकि डायरेक्ट आपको इससे यहाँ जुड़ता सा दिखता है तो पहले इसे कीजिए, बाद में अन्य भी करने हैं आपको। चलिए, तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फिर उसी प्रकार के फोटोग्राफ्स हैं। इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक्टिनोस्फेरियम कैसा है, ये देखिए। एक्टिनोफ्रिस किस तरह का है, और ये अन्य। इस प्रकार ये हमारा पूरा हुआ सार्कोडीना। क्लास सार्कोडीना की हमने 2 सब क्लासेस की थी, एक राइजोपोडा और एक एक्टिनोपोडा। उनका वर्णन अभी आपने देखा। अब हम चल रहे हैं दूसरी क्लास जो है वो है मैस्टिगोफोरा। तो मैस्टिगोफोरा शब्द पर फिर आपका ध्यान चाहती हूँ। इसमें यहाँ पर है, यह भी ग्रीक शब्द से बना है, मैस्टिक्स और फोरस। तो मैस्टिक्स का मतलब होता है विप या चाबुक, और फोरस का मतलब होता है बियरर या धारक। अर्थात इन प्रोटोजोअन्स के गमनांग किस तरह के होते हैं, चाबुक के समान होते हैं, इसलिए यह शब्द मैस्टिगोफोरा आता है। अब चाबुक जैसी इस संरचना को हम सामान्यतः क्या नाम देते हैं, कशाभक। तो वे प्रोटोजोआ जिनके पास गमनांग कशाभक होते हैं वे इस क्लास के अंतर्गत आते हैं। इस क्लास के सामान्य कैरेक्टर्स या सामान्य कुछ बिंदु इस तरह से, इन्हें सामान्यतः फ्लैजिलेटा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कशाभक एक फ्लैजिलम भी है। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन मुख्यतः यह फ्लैजिलम ही है ना, इसीलिए इसे हमने किस में रखा, फ्लैजिलेटा। वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, है ना। लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं वो मुख्य आधार हैं वर्गीकरण का, इसलिए वहाँ पर स्यूडोपोडिया थे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फ्लैजिलम या फ्लैजिला। तो ये सब फ्लैजिलेट कहलाते हैं। इनमें द्विखंडन जो होता है वह लॉन्जिट्यूडनल होता है। इनका शरीर पेलिकल, सेल्यूलोज, काइटिन या सिलिका से ढका होता है। इनमें फ्लैजेला की संख्या 1 और अनेक भी हो सकती है। इनमें न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, मिक्सोट्रॉफिक भी हो सकता है। आगे जब हम इसका वर्गीकरण करेंगे, इसको फर्दर करेंगे, इस क्लास को पुनः हम 2 सब क्लास में बांटते हैं। एक फाइटोमैस्टिगोफोरा, ये देखिए, एक यहाँ पर फाइटोमैस्टिगोफोरा। तो फाइटोन ग्रीक वर्ड के मायने क्या हुए, इसका मतलब होता है प्लांट, है ना। तो तब यहाँ पर ये प्लांट क्यों हमने लिया, अर्थात प्लांट के समान इन एनिमल्स में भी क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। पर्टिकुलर इस ग्रुप में क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल प्लांट की अपनी एक विशेषता है जो कि इन एनिमल्स में भी हमें दिखाई देती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फाइटोमैस्टिगोफोरा। ये मैस्टिगोफोर तो हैं ही, इनमें कशाभक गमनांग की तरह काम करेगा, लेकिन इनकी आंतरिक संरचना में हमें ये क्लोरोफिल दैट मीन क्रोमेटोफोर्स मिलते हैं, इसलिए इन्हें हम किस में रखते हैं, फाइटोमैस्टिगोफोरा। तो मैस्टिगोफोरा आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार मैस्टिगोफोरा को जब हम पुनः क्लासिफाई करेंगे
तो एक हुआ इसमें फाइटोमेस्टिगोफोरा। अब चूंकि इसमें क्लोरोफिल है, इसलिए इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? पादप समभोजी हो जाएगा। ये फोटोट्रॉफी पाई जाएगी, अर्थात इनमें फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन स्वयं निर्मित करने की क्षमता होती है। इनका जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च या पैरामाइलम के रूप में होता है। इनमें फ्लैजेला की संख्या 1 या 2 हो सकती है। चलिए अब इसका नेक्स्ट, तो ये यहाँ स्पष्ट रहा कि मेस्टिगोफोरा के 2, एक फाइटोमेस्टिगोफोरा और दूसरा जो है वह है ज़ूमेस्टिगोफोरा, है ना। तो फाइटो को इसलिए कहा था कि फाइटोन दैट मीन प्लांट, और प्लांट का एक कैरेक्टर था क्लोरोफिल या क्रोमेटोफोर, वहाँ प्रेजेंट थे, यहाँ पे एब्सेंट है। चूंकि वहाँ प्रेजेंट थे इसलिए वे अपना भोजन स्वयं बना सकते थे, ऑटोट्रॉफ्स थे। ये नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसकी अधिकांश अवस्थाएं कैसी हैं? पैरासिटिक हैं। इनमें स्टोर्ड फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इनमें फ्लैजेलम या फ्लैजेला, अर्थात फ्लैजेलम एक भी हो सकता है या अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ज़ूमेस्टिगोफोरा। अब ये कुछ सामान्य ज़ूमेस्टिगोफोर जो कि एज ए पैरासाइट्स हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया। यदि आपको ध्यान हो तो यह वही एनिमलक्यूल है जिसको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम स्वयं के द्वारा निर्मित सामान्य से सरलतम माइक्रोस्कोप में देखा था। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये ट्रिपैनोसोमा है, यह जियार्डिया, इधर लिशमैनिया, ये ट्राइकोमोनास। ये ट्राइकोमोनास का आपके प्रैक्टिकल बुक्स में या अन्य बुक्स में इस तरह का चित्र भी आप देखते हैं। तो यह थी क्लास मेस्टिगोफोरा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास ओपेलिनेटा। ठीक है, क्लास ओपेलिनेटा। ओपेलिनेट्स जितने हैं उनका शरीर सीलिया लाइक फ्लैजेला से ढका रहता है, या इनके शरीर पर सीलिया लाइक फ्लैजेला पाए जाते हैं जिनकी व्यवस्था तिर्यक होती है, अर्थात ये सामान्यतः तिरछी कतारों में व्यवस्थित होते हैं। इनमें साइटोस्टोम पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता, है ना। ध्यान दें, इनमें विशेषकर तो साइटोस्टोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन सेप्रोजोइक होता है। न्यूक्लियस एक या अनेक हो सकते हैं। अगर अनेक हैं तो अधिकांशतः वे मोनोमॉर्फिक होते हैं, जैसा कि यहाँ आप इस चित्र में देख रहे हैं। ये अंदर की ओर जितने भी न्यूक्लियाई हैं ये लगभग समान आकार के हैं, है ना। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि मोनोमॉर्फिक आइडेंटिकल प्रकार के इसमें न्यूक्लियाई मिलते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से भी हो सकता है या गैमेट कॉन्जुगेशन से भी होता है। यह कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स में सामान्यतः एंडोपैरासाइट्स के रूप में हमें मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल ओपेलाइना, और ओपेलाइना जो है वह फ्रॉग की इंटेस्टाइन में हमें मिलता है। तो ये देखें आप, इस प्राणी को तो आप सब जानते हैं,
देख रहे हैं? ठीक। अभी हमने क्या देखा कि ये सामान्यतः कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स में एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। तो ओपेलाइना हमें कहाँ मिलता है? फ्रॉग की इंटेस्टाइन में। तो ये आप समझ गए। आप पढ़ रहे हैं ओपेलिनेटा, तो गौर कीजिए, मैंने ये ओपेलाइना नहीं बनाया है। ये क्या है? यह बनाया है कोल्ड ब्लडेड एनिमल अर्थात एम्फीबियन, फर्दर अर्थात फ्रॉग, है ना। तो फ्रॉग की इंटेस्टाइन में हमें क्या मिलता है? हमें वहाँ दिखाई देता है या मिलता है ओपेलाइना एज ए एंडोपैरासाइट। ये देखिए, वापस हम इस स्लाइड पे आते हैं, तो ये हमें ओपेलाइना का चित्र यहाँ देखने मिल रहा है।